दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में और उनको कितना इंसेंटिव मिलेगा सैलरी के अलावा, जो कि दोस्तों किसी भी पोस्ट में इंसेंटिव नहीं मिलता है वर्कशॉप के अलावा। और मैं आपके जो भी जॉब रहेगी, आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, उसकी मैं फोटोज़ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो है क्या क्या काम यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज अपनी जो प्रोफाइल वाली सीरीज चल रही है, तो इसमें अपन बात करेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप में। असिस्टेंट वर्कशॉप में जो है आपका क्या क्या काम रहने वाला है, इंसेंटिव वगैरह कितना मिलता है, सैलरी, प्रमोशन, अलाउंसेस कौन कौन से आपको मिलेंगे, कंप्लीटली यूनिफॉर्म आपकी क्या रहने वाली है, इसके ऊपर डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन ने 3 जॉब प्रोफाइल के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जिनमें अपन ने सबसे पहले बात की थी असिस्टेंट एसएनटी की, उसके बाद में पॉइंट्समैन की। तीसरा जो वीडियो बनाता है वो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू का, और आज अपन बात करने वाले हैं असिस्टेंट वर्कशॉप की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों जिन्होंने भी जो है तीनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जिनका जैसे कि पॉइंट्समैन मिला है, किसी को एसएनटी डिपार्टमेंट मिला है, किसी को सीएनडब्ल्यू स्टाफ मिला है, तो अगर वो जो अपना कंप्लीटली यहाँ पे जॉब प्रोफाइल का वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में भी किसी टाइप का डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट की, कि आपके जो है यहाँ पे पोस्टिंग प्लेस क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, वर्कशॉप जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक डिवीजन में बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, बहुत ही गिने चुने वर्कशॉप यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे अगर एनडब्ल्यूआर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो वर्कशॉप है वो 3-4 वर्कशॉप ही है, जिनमें एक तो आपका बीकानेर डिवीजन में लालगढ़ है, एक जोधपुर डिवीजन में जोधपुर में ही है, और एक जो है अजमेर में है। तो ये जो है वर्कशॉप, इनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे कि एनडब्ल्यूआर के अंदर सबसे बड़ा जो वर्कशॉप है वो है अजमेर। तो देख लीजिए दोस्तों, ये अच्छे अच्छे शहरों में आपके वर्कशॉप रहने वाले हैं, और मैक्सिमम जो वर्कशॉप होते हैं वो वाई क्लास की जो सिटी होती है, जहाँ पे आपको एचआरए 18% मिलेगा, उन्हीं सिटी के अंदर आपकी ड्यूटियाँ पे रहने वाली है। तो उस हिसाब से पोस्टिंग प्लेस आपका ज़बरदस्त है। कोई रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, अच्छे शहरों में पोस्टिंग होगी, जहाँ आप जो है बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, अच्छी चिकित्सा मिल सकती है, रहने की बढ़िया फैसिलिटीज़ होगी। तो पोस्टिंग प्लेस जो है आपका यहाँ पे बहुत शानदार रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म आपकी जो है असिस्टेंट वर्कशॉप की जो है यूनिफॉर्म, यहाँ पे पॉइंट्समैन की जो यूनिफॉर्म होती है, या फिर सीएनडब्ल्यू स्टाफ की होती है, टीएनसी की होती है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की होती है, इन सब की जो है यूनिफॉर्म एक ही कलर की होती है। और आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप वालों की यूनिफॉर्म क्या रहने वाली है। तो देखिए, ये वैसे तो पॉइंट्समैन है, लेकिन इसकी और वर्कशॉप वालों की जो यूनिफॉर्म रहने वाली है इसी कलर की यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। तो आप जो है इस कलर की यूनिफॉर्म जरूर बनवा लीजिए ज्वाइनिंग से पहले। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ट्रेनिंग कहाँ होगी और कितने दिन की होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको शुरू में जब आप इनिशियली आपके जिस भी वर्कशॉप आपको जो अलॉट होता है वहाँ पे अगर जाते हो, तो आपसे शुरू में कोई बहुत हार्डवर्क नहीं करवाया जाता है। तो एक तरह से वो ट्रेनिंग ही होती है, और ट्रेनिंग वैसे 5 से 7 दिन की होती है, जितना मैं पता लगा पाया हूँ। जो भी वर्कशॉप में काम करते हैं 2-4 जानकार, तो उनसे मैंने यहाँ पे सारी कुछ डिटेल पूछी है, और वो बता रहे थे कि 5-7 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और सीखने को ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप जो है हेल्पर में आते हो, कोई टेक्नीशियन में नहीं आते हो। हेल्पर का वही काम है, कुछ सामान पकड़ा देना है, कुछ ज़रूरत होती है, या जो है अगर वो आपका टेक्नीशियन कहेगा तो अगर वेल्डिंग करने को, किसी इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई करने को, यही शुरुआत में काम होते हैं। तो ट्रेनिंग यहाँ पे बिना ट्रेनिंग की आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, और ट्रेनिंग होगी तो 5 या 7 दिन की आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वो आपके वर्कशॉप पे होती है, अलग से कोई आपका ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वर्कशॉप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और इनमें किसी में काम कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे काम होता है। तो आप अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए आपकी जो ड्यूटी है वो रहने वाली है यहाँ पे 8 आवर्स की, यानी कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और मैक्सिमम जो वर्कशॉप होते हैं वहाँ पे जनरल शिफ्ट होती है, और यहाँ पे जैसा कि मैं पता लगा पाया हूँ, जैसे कि 100 कैंडिडेट अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से 95 कैंडिडेट जो है उनकी जनरल शिफ्ट में ही काम होती है, और 5% लोगों को एक्स्ट्रा ऐसे रखा जाता है नाइट में किसी इमरजेंसी काम के लिए। बाकी मैक्सिमम जो काम होता है वो दिन में ही होता है वर्कशॉप में, सभी टाइप के वर्कशॉप में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो वर्कशॉप, सब में मैक्सिमम 95% लोग हैं डे में ड्यूटी करते हैं। और उनकी जनरल शिफ्ट होती है सुबह 9:30 से शाम को 18 बजे तक, यानी 6 बजे तक। और कुछ लोगों को 4-5% लोगों को अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, उनकी अगर अपन जो है अभी आगे बात करेंगे, उनकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी लगा देते हैं।
इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे वर्कशॉप का काम रहने वाला है, एक तरह से कोच का सारा कुछ काम होगा, व्हील वगैरह चेंज होंगे, नए व्हील उनमें डाले जाएंगे, स्प्रिंग है, उनकी बॉडी वगैरह है, फर्नीचर है, सीट वगैरह है, सारा कुछ उनको जो है कोचों को एकदम रिपेयर करके आपको नए कोच जो होता है, जैसे कि पुराना कोच जो होगा उसकी सारी कुछ रिपेयर करके कलर वलर करके आपको एकदम नया बनाना है। तो इसका मतलब वर्कशॉप में काम तो रहने वाला है। इन 8 घंटे की ड्यूटी में आप कुछ करना चाहो, जैसे स्टडी वगैरह है और कुछ करना चाहो तो वो आप नहीं कर पाओगे। आपको जो 8 घंटे के बाद में 16 घंटे जो मिलेंगे उनमें आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इन 8 घंटों में मेरे को नहीं लगता आप पढ़ पाओगे। हाँ, आपको जो ये वर्कलोड है तो सही इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रुप में काम करोगे और जितना बड़ा वर्कशॉप होगा एक शिफ्ट में उतने ही लोग यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं। और किसी किसी वर्कशॉप में तो जो है 50-50, 100-100 लोग एक शिफ्ट में यहाँ पे काम करते हैं। जैसे अजमेर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 30-40 या 50 लोग के करीब एक शिफ्ट में यहाँ पे काम करेंगे। तो इतने सारे लोगों में ग्रुप में काम करने में आपको इतना लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। बाकी आप जो है यहाँ ड्यूटी के दौरान आप पढ़ नहीं सकते हो, 8 घंटे के बाद में आप कुछ भी कीजिए, 16 घंटे में आप फ्री हो। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए जॉब प्रोफाइल जो है इसमें आपकी जो वर्कशॉप मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझना इस चीज़ को। NWR की मैं बात करता हूँ, NWR के अंदर यहाँ पे 3-4 वर्कशॉप है, जिनमें जैसे कि लालगढ़ वाले को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, एक लालगढ़ हो गया, एक जोधपुर हो गया और एक हो गया आपका अजमेर। तो अजमेर वाला जो है वर्कशॉप ये सबसे बड़ा वर्कशॉप है, उसके बाद में जोधपुर वाला है, उसके बाद में लालगढ़ वाला है। तीनों का अलग अलग काम होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि गंगानगर स्टेशन पे अगर किसी कोच में CNW स्टाफ वाले सिक करते हैं और बताते हैं कि व्हील इसका जो है डिफेक्टिव है, तो ये जो व्हील आता है वो आता है लालगढ़ से। तो लालगढ़ वालों को यही काम है, इनको इन तीनों ही जगह जो है ये बनते नहीं है दोस्तों, व्हील वगैरह है, स्प्रिंग वगैरह ये बनते नहीं है, ये सामान इनके पास में आते हैं और ये लोग जो है इनको जोड़ के बोगी बना देते हैं। आपने देखा होगा कोच के नीचे 2 बोगी लगे होते हैं, तो ये बोगी बनाते थे सारे व्हील वगैरह स्प्रिंग वगैरह को जोड़ के। कहने का मतलब एक तरह से इनका काम मिस्त्री वाला काम होता है और आप जो है इनके हेल्पर बन के जा रहे हो, तो आपको इनकी हेल्प करनी है जो भी काम है। तो यहाँ पे इनका जो काम होगा लालगढ़ वालों का, ये इनके पास में सारे कुछ व्हील वगैरह रखे होते हैं, तो सारे उनको जोड़ के और बोगी तैयार करके ये लालगढ़ भी जो है यहाँ गंगानगर भी जो आएंगे, और गंगानगर वाला जो CNW स्टाफ है वो सिकलाइन में इनके व्हील वगैरह, बोगी वगैरह, स्प्रिंग वगैरह जो भी होगा वो यहाँ पे चेंज कर देगा। तो देखिए लालगढ़ वाले का तो ये काम हो गया। इसके बाद में जो गंगानगर में कोच तैयार नहीं हो पाएगा, 2 टाइप के कोच होते हैं, एक तो आयोच होता है, एक पीओच होता है। तो आयोच का मतलब तो होता है ओवरऑलिंग का काम जो होता है, जिनमें ग्रीस पानी वगैरह कोच में सारा कुछ एक तरह से देख लेते हैं सरसरी निगाह से, ऑयल वगैरह डाल देते हैं जहाँ ऑयल वगैरह डालना है। और पीयूष का मतलब होता है कोच को एकदम रिन्यू करना है, एकदम नया फ्रेश कोच की तरह बना के भेजना है। तो ये पीयूष का जो काम होता है, आयुष का तो गंगानगर में हो जाता है सिकलाइन वगैरह में। अब पीयूष के लिए या तो जोधपुर भेजना होगा या फिर जो है अजमेर भेजना होगा। तो देखिए जोधपुर और अजमेर के अंदर जो है, यहाँ पे अजमेर ज़्यादा बड़ा वर्कशॉप है, तो यहाँ पे अलग अलग कोच जो है अलग अलग जगह बुक होते हैं। अब ये कोच क्या करता है, कोच यहाँ पे जाता है अजमेर में या फिर जोधपुर में, तो उस कोच के व्हील वगैरह, चक्के, स्प्रिंग वगैरह एक तरह से सारी चीज़ें उसमें नई डाली जाती है। उसकी जहाँ पे वेल्डिंग, जैसे कि कोच का बाहरी हिस्सा जो है कहीं से जंग लग जाता है, से खराब हो जाता है, तो वहाँ पे काट के और उसके जगह दूसरा नया जो पार्ट लगा के और उस पर कलर वगैरह किया जाता है। सीट वगैरह टूटी होती है उनको एकदम रिपेयर किया जाता है। टॉयलेट बाथरूम वगैरह उनके टूटे हुए तो उनको एकदम रिपेयर किया जाता है। कहने का मतलब उस कोच को एकदम नए कोच की तरह बना के वहाँ से निकालते हैं। ये काम होता है वर्कशॉप का जोधपुर और अजमेर वाले का। और दोनों में से अजमेर वाले ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा काम होगा। बाकी लालगढ़ वाले में पूरे कोच का काम नहीं होता है, पीओच का। ये जो है इनको बोगी वगैरह तैयार करके और सिकलाइन वगैरह में भिजवा देते हैं। जबकि यहाँ पे अगर जोधपुर में और अजमेर में कोच चला गया तो उसकी सारी कुछ रिपेयर होके वही वहाँ से आउट होगा। तो ये सारा कुछ काम आपका रहने वाला है। तो इन काम को अपन यहाँ पे फोटो से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं आपके अजमेर वर्कशॉप में। तो देखिए ये है आपका अजमेर कैरेज वर्कशॉप अजमेर वाला। और इसमें अभी रिसेंटली श्री जो वैष्णव जी है वो आए थे, अपने रेल मंत्री जी। उन्होंने यहाँ पे वंदे भारत का जो कोच वगैरह उनका मेंटेनेंस वगैरह का भी काम यहाँ पे देख के गए थे। वंदे भारत जो चलने वाली है उसका मेंटेनेंस भी यहाँ पे अजमेर में ही होगा वर्कशॉप में, तो वो देख के गए थे। ये जो है बीकानेर का है सवारी एवं माल डिब्बा कार्यशाला। इसके बाद में ये हुबली का है और कोटा के सब जगह होते हैं। कहने का मतलब ये वेगन रिपेयर शॉप कोटा है। अब देख लीजिए ये जो है व्हील आपको दिख रहे होंगे, ये व्हील ऐसे इनको सारी कुछ सामग्री मिलती है कंपनी से, जो जहाँ से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो व्हील वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, ये सारे सामान इनको यहाँ पे मिलते हैं। और ये लोग जो इनको जोड़ के बोगी बनाते हैं और जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे इनको लगाते हैं। और इसके बाद में देख लीजिए ये जो है चक्के, जैसे ये खराब चक्का हो गया,
ये व्हील ख़राब हो गया, इस ख़राब व्हील को यहाँ पे निकाल के और दूसरे व्हील, नए व्हील लगाए जाते हैं कोचों के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका पूरा व्हील का जो ट्रॉली होती है, एक तरह से बोगी की जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली 2 ट्रॉलियाँ होती है बोगी के अंदर, एक कोच के अंदर। तो ये ट्रॉली का एक तरफ का जो चक्का होता है, यहीं पे टायर लगता है, तो इसको सारा कुछ खोल के ओवरऑलिंग का काम किया जा रहा है। स्प्रिंग वगैरह हैं, इनमें सारे कुछ ग्रीस वगैरह दिए जाते हैं टाइम टाइम पे, तो ये काम भी वर्कशॉप में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका लिलुआ का जो है वर्कशॉप हो गया, और इसमें देखिए सारे कुछ उसके पार्ट खोल के रख दिए गए हैं। एक एक पार्ट यहाँ पे कर दिए जाते हैं कोच के, जो भी खराब पार्ट होते हैं उनको निकाल के और नए पार्ट यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब इनिशियल आप जाओगे, जैसे अजमेर वर्कशॉप में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। शुरू में आपको जो है 2 महीने रख ले या 3 महीने रख ले, एक तरह से जैसे रिजर्व रखा जाएगा, रिजर्व। और रिजर्व डिपार्टमेंट जो होता है उसको YCM सेक्शन बोलते हैं। इस सेक्शन में आपको रखा जाएगा सभी लोगों को। यहाँ पे अभी तक आपको सेक्शन का बंटवारा नहीं होता है। YCM सेक्शन से आपको जहाँ भी मान लो स्टोर में भेज देंगे, या पर कहीं सफाई का काम है, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह की, तो वहाँ भेज देंगे, या फिर कोई वेल्डिंग का काम है वहाँ भेज देंगे। डिमांड के अनुसार आपको YCM से भेजा जाएगा। एक तरह से आपका ये ट्रेनिंग पीरियड ही आप मान सकते हो। और वैसे ट्रेनिंग में सीखने जैसी कोई बात नहीं है, आपको हेल्पर का काम करना है, तो इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं होती है। तो YCM में ही आपको शुरू के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो प्रशासन पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने दिन रखना है। एक तरह से ये रिजर्व रखता है, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। नहीं तो आपसे जो यहाँ पे छोटे मोटे काम करवा लिए जाएंगे, जैसे सेंटिंग वगैरह के छोटे मोटे काम होते हैं, और भी कोई यार्ड के जो काम होते हैं आपके वर्कशॉप के, वो आपसे करवा लिए जाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको काम डिवाइड नहीं किया जाता है। और 2-4-5 महीने बाद में जब लगता है तो आपको सेक्शन बांट दिए जाते हैं। किसी को जो है पेंटिंग वाला सेक्शन मिल जाएगा, किसी को वेल्डर वाला सेक्शन मिल जाएगा जो वेल्डिंग करनी होगी, किसी को वेल वाला हो जाएगा, किसी को अलग अलग टाइप से जो है, और इंटीरियर का काम हो जाएगा किसी का। इंटीरियर का मतलब अंदर से गाड़ी की जो सीटें टूटी हुई है, लेटरिन बाथरूम वगैरह टूटे हुए, उनकी जगह रिप्लेस करना है, नए लगाने हैं, उसका हो जाएगा। या फिर जो है कलर का हो गया किसी का कारपेंटर का काम हो गया, किसी का लोहार वाला हो गया। ऐसे सेक्शन आपके वहां पे बढ़ जाएंगे। तो एक बार उस सेक्शन में आप डल जाओगे तो फिर आपको वही काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन आप हेल्पर वाला काम ही करोगे, और जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक हेल्पर काम करोगे, एक तरह से आप किसी मैकेनिक के अंडर में उसके हेल्प करोगे। और जब आप खुद मैकेनिक का काम सीख जाओगे यहाँ पे, तो आप गाड़ियों में काम करने लग जाओगे। खुद से जो है आप ये स्प्रिंग वगैरह हैं, चक्के वगैरह हैं, इनको सारों को जोड़ने लग जाओगे। तो फिर आप मिस्त्री वाला काम यहाँ पे करने लग जाओगे। नहीं तो आप जब तक टेक्नीशियन 3rd नहीं बन जाते हो, तब तक आप हेल्पर का ही काम करोगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे, जैसे कि ये बोगी, यहाँ पे देखो बोगी पूरी जो ट्रॉली होती है, वो ट्रॉली कंप्लीट यहाँ लगा रहे हैं। इस कोच को यहाँ से लिफ्ट किया गया है। लिफ्टर होते हैं बहुत मोटे मोटे, वो कोच को यूं ही उठा लेते हैं। इसके नीचे देखिए आप ये ट्रॉली लगाई जा रही है। इसके बाद में ये लोग जो है कलर वगैरह हैं बाहर का जो है, जैसे कि यहाँ पे टूट फूट हो रखी है, तो ये लोग इसको रिपेयर करेंगे, वेल्डिंग करेंगे अगर वेल्डिंग की रिक्वायर्ड होगी तो। और यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे आपको लग रहा होगा जंग वगैरह लगा है, वो तो इसके ऊपर नई प्लेट लगाएंगे, कलर करेंगे इसके। तो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, कलर वाला अलग होता है, और बोगी वाला, ट्रॉली वाला, सारे कुछ लोग यहाँ पे अलग होते हैं। और ये अंडर गियर नीचे का जो मामला होता है, ये अंडर गियर वगैरह चेक करना, इसका एक अलग सेक्शन होता है। तो ये लोग जो है अंडर गियर वगैरह ही चेक करते हैं सारी बोगी के, कि कहीं जो है कोई फॉल्ट नहीं है, कोई पार्ट खराब है तो उसको निकाल के वहाँ पे नया ये लोग लगाते हैं। इसके बाद में ये ट्रॉली यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और यूनिफॉर्म फिर से आप देख सकते हो, और ये आपको सिर पे ये टोपी लगानी होगी सेफ्टी के पर्पज से, और ये आपकी फुल यूनिफॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों आप जो है, आप वीडियो इसमें फोटोज में देख पा रहे होंगे, सारी कुछ ट्रॉलियाँ वगैरह इधर उधर हो जाती है। एक तरह से आप यहाँ पे कोच का जो है डॉक्टर, जैसे आदमियों का डॉक्टर होता है, वैसे आप कोच के डॉक्टर हो, उसका आपको सारा कंप्लीटली यहाँ पे काम करना है A to Z। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, मैं जैसा कि बार बार आपको कह रहा हूँ। और देखिए ऐसा कोच आपको बना के देना है। अजमेर वर्कशॉप में अगर कोई कोच चला जाता है तो उसका कितना भी पुराना कोच दो उनको, वो इस कोच को ऐसा बना के यहाँ पे कंप्लीटली, ये कलर वगैरह है, लिखना है, पेंटिंग है, सारा कुछ काम करके, सीटों का A to Z काम करके कोच को एकदम ऐसे देखने पे ऐसे लगेगा कि कोच जो है एकदम नया है। ऐसा करके वो वहाँ से निकलता है अजमेर वर्कशॉप से। सभी वर्कशॉप में ऐसा नहीं होता, जो सबसे बड़ा वर्कशॉप होता है वहीं पे ये कोच ऐसे इतने तैयार होते हैं। लालगढ़ वाले में ओनली वहाँ पे इनको जोड़ के सामानों को सबको और ट्रॉलियाँ वगैरह बनाई जाती है। जहाँ भी सिक लाइन में रिक्वायर्ड होगी वहाँ से ले लिया, मंगा लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये कलर का हो गया, और इसके ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये लिफ्ट का काम कर रहा है, कोच को उठाने की कोशिश कर रहा है। तो यही सारा कुछ आपका यहाँ पे काम रहने वाला है दोस्तों। तो और अपन जो है यहाँ पे आप सभी लोगों का
अलग अलग सेक्शन रहेगा। मैं जैसा कि आप सभी को बार बार कह रहा हूँ, आपका अलग अलग सेक्शन रहेगा, अलग अलग काम रहेगा, वही काम आपको करना है। और जैसे यहाँ पे नाइट शिफ्ट जो है सभी सेक्शनों की नहीं रहती है। जैसे लोहार वाला जो सेक्शन होता है उसकी नाइट शिफ्ट नहीं होती है, या फिर कलर वाला होता है उसकी नाइट शिफ्ट नहीं होती है। ये जो व्हील वगैरह बोगी वाले ट्रॉली वाले जो होते हैं ना, इनकी नाइट शिफ्ट यहाँ पे लगती है। उनमें भी 2-5% लोग रहते हैं, बाकी सभी लोग जो 95% लोग यहाँ पे डे की ड्यूटी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आपके प्रमोशन की। शुरुआत में आपकी पोस्टिंग होगी तो आप असिस्टेंट वर्कशॉप के रूप में आपकी ड्यूटी लगेगी, और ये जो है 1800 ग्रेड की जॉब रहेगी। इसमें आप 1800 ग्रेड से रहोगे, और आपको इसमें टेक्नीशियन थर्ड में जाने के लिए कोई एग्जाम की देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि एसएनटी वाले अगर असिस्टेंट एसएनटी से अगर टेक्नीशियन थर्ड में जाते हैं तो उनको एग्जाम देना पड़ता है डिपार्टमेंटल, तब जाके टेक्नीशियन थर्ड बनते हैं। आपको यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे आप जो है 3 साल में या 3-4 साल में, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई 2.5 साल में भी प्रमोशन होता है, किसी का 3 साल में हो जाता है, किसी का 3.5 में, तो वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका यहाँ पे टेक्नीशियन थर्ड बन जाओगे। टेक्नीशियन थर्ड के बाद में आप टेक्नीशियन सेकंड हो जाओगे, और टेक्नीशियन सेकंड के बाद में आप जो है टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाओगे। इनके लिए किसी के लिए भी आपको एग्जाम नहीं देना है। टेक्नीशियन फर्स्ट पे आप आके यहाँ पे रुक जाते हो। उसके बाद में अगर आपको ऊपर प्रमोशन लेना है तो आपको फिर जेई के लिए आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम LDCE, यानी आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है जिसको LDCE बोलते हैं, और या फिर जो है आप जनरल एग्जाम GDC के थ्रू भी जो है जेई बन सकते हो। तो इस प्रकार आप जेई तक पहुंच जाते हो। उसके बाद में आप SSC तक पहुंच जाते हो, और फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ग्रुप बी की पोस्ट होती है वहां तक भी आप यहाँ पे जा सकते हो। दोस्तों यहाँ ये आप जॉब है आपकी 1800 ग्रेड की रहने वाली है। इसके बाद में टेक्नीशियन थर्ड जो है 1900 ग्रेड की है, और ये टेक्नीशियन सेकंड जो है ये आपके 2400 ग्रेड की है, और टेक्नीशियन फर्स्ट जो है 2800 ग्रेड की जॉब है। तो 2800 ग्रेड तक आप जा सकते हो। इसके बाद में अगर आप एग्जाम देके जेई बनो 4200 ग्रेड में। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो आप सभी लोगों को पता है ग्रुप डी के अंदर लेवल 1 के अंदर आपका बेसिक है 18,000 रुपये, और डीए है आप सभी लोगों का 42% हो गया है अभी जनवरी से, तो 7,560 रुपये आपका डीए हो गया। टीपीए 900 प्लस डीए होता है तो 1278 रुपये आपका टीपीए हो गया। एचआरए दोस्तों यहाँ पे सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक्स क्लास सिटी में, जैसे कोई मेट्रो सिटी में रहते हो तो 4,860 रुपये, वाई क्लास में जैसे जयपुर जोधपुर अजमेर वाली सिटी में तो 3,240 रुपये, और जेड क्लास इन दोनों शहरों के अलावा अगर तीसरे शहर में रहते हो आप तो 1,620 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेगा। ये 9% है, 18% है, और ये 27% है। और दोस्तों मैक्सिमम जो वर्कशॉप होते हैं वो वाई क्लास सिटी में होते हैं, तो आपको 3240 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके बाद में आपको एनडीए, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो आपको यहाँ पे 1,000-2,000 रुपये नाइट ड्यूटी के भी मिल जाएंगे। और टीए जो दोस्तों अगर आप दूसरे कहीं जगह ड्यूटी करने जाते हो, हालांकि इसमें टीए बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वर्कशॉप एक ही जगह होता है और दूसरा जो वर्कशॉप होगा काफ़ी दूर होगा, जैसे कि एक बीकानेर है, एक जोधपुर है, एक अजमेर है, तो आप यहाँ पे टीए पे नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर कोई काम से अगर जा रहे हो कहीं बाहर तो आपको टीए पे मिलेगा, लेकिन टीए बनने के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। इसके बाद में अगर आप कोई किसी नेशनल हॉलीडे के दिन अगर ड्यूटी करते हो, वैसे एनएच के दिन आपको यहाँ पे छुट्टी रहेगी दोस्तों, लेकिन अगर कभी आपको एनएच के दिन ड्यूटी कराया जाता है तो आपको 380 रुपये यहाँ पे पर एनएच के मिलेंगे, और 12 एनएच आते हैं पूरे साल में, तो वो आपको यहाँ पे 380 के हिसाब से पर एनएच के रूप में मिलेंगे। इसके बाद में इंसेंटिव जो होता है वो देखिए, इंसेंटिव आप जब हेल्पर के रूप में जाओगे तो इंसेंटिव की पूरी कहानी समझ लीजिए। तो आपको शुरू के 5-6 महीने जब तक YCM सेक्शन में रखा जाएगा, जो कि जनरल सेक्शन होता है, उसमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा जब तक आपको सेक्शन का बंटवारा नहीं हो जाता है। किसी को जो है यहाँ पे जो बोगी वाला सेक्शन होता है, किसी को यहाँ पे लोहार वाला सेक्शन होता है, वेल्डर वाला सेक्शन होता है, कलर वाला सेक्शन होता है, जब तक आपको ये सेक्शन नहीं मिलेंगे, किसी को ट्रॉली वाला सेक्शन होता है, जब तक आपको ये सेक्शन का बंटवारा नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और इंसेंटिव जो है इनकी अलग अलग रेट होती है, जैसे हेल्पर की अलग रेट होती है, जैसे कि हेल्पर की मान लो कि 1 घंटे का 40 रुपये है, या टेक्नीशियन थर्ड का 50 हो गया, टेक्नीशियन सेकंड का 60 हो गया, और टेक्नीशियन फर्स्ट का 70 रुपये हो गया। अब देखिए इंसेंटिव देते कैसे है रेलवे का मानना है कि जैसे किसी काम में मान लो 2 घंटे लग रहे हैं और आपने उस काम को जो है 1.5 घंटे में ही कर लिया, यानी कि आपने जो है 30 मिनट यहाँ पे बचा लिए, तो 30 मिनट का आपका जो रेट तय होती है अलग अलग यहाँ पे ग्रेड के हिसाब से, तो उस 30 मिनट का पैसा आपको यहाँ पे रेलवे देती है। आपको जल्दी काम करने का, आपको रेलवे का जो टाइम है वो बचाने का यहाँ पे ज़्यादा पैसा देती है, यानी आप अपनी कार्य क्षमता का ज़्यादा यूज करते हो तो उसी का पैसा यहाँ पे मिलता है। किसी 3 घंटे काम को आपने 2 घंटे में कर लिया तो यहाँ पे 1 घंटे का इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। इसकी अलग अलग रेट होती है। और दोस्तों साथ ही जो है इंसेंटिव कम ज़्यादा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, क्योंकि मान लो किसी महीने में आपने ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली तो उस महीने में आपने काम किया ही नहीं, या आपने पूरे महीने ही छुट्टी ले ली तो आपका इंसेंटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव जो है आपके काम करने पे मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा छुट्टियाँ ली तो यहाँ पे इंसेंटिव कम बन जाएगा। तो कहने का मतलब शुरू में आप जो हेल्पर से ड्यूटी करने लगोगे
YCM यार्ड से निकल के, तो आपका इंसेंटिव यहाँ से 3 से 5 हज़ार के करीब यहाँ पे बनेगा। इसके बाद जैसे जैसे आप टेक्नीशियन 3rd में आओगे, टेक्नीशियन 2 में आओगे, 1st में आओगे, तो यहाँ पे टेक्नीशियन जो 1st वाला होता है उसकी 7,000 से 10,000 के करीब इंसेंटिव बनता है, क्योंकि दोस्तों उसकी रेट थोड़ी हाई हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे इंसेंटिव आपको दिया जाता है रेलवे के द्वारा। ये एक एक्स्ट्रा अलाउंसेज है, किसी भी रेलवे ग्रुप डी की जॉब में ये नहीं होता है, ओनली आपको ही यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों ड्रेस अलाउंस होता है। ड्रेस अलाउंसेज आपको मिलेगा 5,000 रुपये, और हर साल मिलेगा, हर महीने नहीं मिलेगा, ये साल में एक बार आपको 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस के मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपकी ग्रोस जो सैलरी है वो 33,000 से 38,000 के करीब यहाँ पे बनने वाली है दोस्तों। तो ये आपकी सैलरी रहने वाली है। एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्शन होगा, तो 30,000 30 से 35,000 के करीब आपको यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।